कैसे नहीं आ रहा है, कहाँ है यार? पता नहीं, देखिए कितने अभी तक आए हैं। क्या हुआ? ये आप बात नहीं है? आप लोग के साथ बदलाव नहीं? ये रश लोग फायर हो गए क्या? कैसे क्या हुआ था? क्या हुआ अचानक? आगे से पीछे भी भरी रोल पंपिंग करो आंटी नहीं मोबाइल आप। अब बड़े साधुओं से तो अपनी मुलाकात होना संभव है, क्योंकि वो बड़े साधु पहले ही बड़े लोग के होते हैं। मौत के आंकड़े कितने आपको पता है? देश को मेरे हिसाब से 30, 40, 50 लगभग देखा जाए तो 3000 से 5000 मौतें हुई। नो न्यूज ओनली व्यूज पर दोस्तों आज हमारे साथ हैं पारस सप्रे। हम इनका स्वागत करते हैं और आपको बता दें बहुत बड़ी चीज कि नर्मदा से गंगा के बीच में करीब 800 किलोमीटर के रास्ते को इन्होंने आने जाने में साइकिल से तय किया और महाकुंभ के अवसर पर। पारस, ये साइकिल यात्रा से महाकुंभ जाने की जो तुम्हारा संकल्प था उसके पीछे क्या कारण रहे? कारण ऐसा था कि 144 सालों में सुन रहे थे ये महाकुंभ हो रहा है। हमें तो इतनी जानकारी है नहीं, और जब 144 साल में हो रहा है तो कम से कम ऐसा करो कि मैं भूल जाऊं लेकिन लोगों को याद रहे। और जब पूरा देश वहाँ पे है, मैंने देखा 26 जनवरी सारी तिथियाँ सब साथ में है, कुछ करते हैं। 26 जनवरी को मेरा था कि पूरा देश एक जगह जहाँ पर है तो वहाँ पर मैं देश का तिरंगा लेकर पहुँचूँ। यात्रा मेरी थी 22 जनवरी, जिस दिन श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरा हुआ था। लोग दिखावे के लिए राम का नाम लेते हैं, हमने बोला कुछ करके देखते हैं। तो एक दिन में कितनी दूरी तय कर रहे थे? ये कोई निश्चित नहीं था कि एक दिन में कितनी चला रहे, पर हाँ कम से कम 70-80 से एक दिन में 140 किलोमीटर हाईएस्ट। 22 तारीख को शुरू की और इलाहाबाद यानी प्रयागराज जी तब पहुंचे। प्रयागराज में पहुंचा 26 तारीख लगी, उसकी 3 बजे सुबह में प्रयागराज पहुंचा। इस बीच में रास्ते में कोई परेशानियां? बस थोड़ी बहुत चेन उतरी, बस चढ़ाते गए, हाथ काले करते गए। खुद सुधारना, खुद बनाना, सब खुद। साइकिल से यात्रा का एक बड़ा अनुभव। इसके पहले भी गए हैं? हाँ, कहाँ? उज्जैन, महाकाल। महाकाल तक की पिछले वर्ष। यात्रा कितने किलोमीटर होती? वो पूरी कंप्लीट पड़ गई थी मेरे को 600 की। आना जाना नहीं था, सिर्फ उसमें जाना था। यानी पहले 600 किलोमीटर एक बार यात्रा कर चुके, उसके बाद ये संकल्प लिया कि हमें नर्मदा से गंगा तक। आपके साथ और कोई भी थे? नहीं, अकेले? हाँ, भगवान बस साथ में। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आगे चले गए। कुंभ पहुंच के क्या अनुभव लगा? महाकुंभ में 144 साल बाद ये योग बन रहा था, क्या अनुभव हुआ? 144 साल बाद योग बन रहा था, धार्मिक योग है ये, लेकिन इसको व्यवसायिक योग बना दिया गया। कब तक रहे वहां पर आप? मैं 29 तारीख तक ही वहाँ रहा। मौनी अमावस्या हाँ, तक रहे। हाँ। इस बीच में जो वो वहां पर घटनाक्रम हो रहा था, आप देख रहे थे, जिस तरीके की मेला समिति की व्यवस्थाएं थी, हाँ। उसको लेके क्या महसूस हुआ? व्यवस्थाएं तो ठीक थी, परंतु जितना उनने और अपन ने अनुमान लगाया था उससे ज्यादा वहाँ पर जनसंख्या पहुंची। करीब कितने लोगों की वहां पे उपस्थिति देखने में आई होगी? मेरे रहते हुए तो मैंने मौनी अमावस्या के दिन लगभग 15 करोड़। करोड़ों लोग वहां पे थे, देश के हर कोने से आए हुए थे। इसी बीच में भगदड़ की स्थिति भी सामने आई। तो उस समय अच्छा, साइकिल कहाँ रखी होगी, क्योंकि पार्किंग की भी एक बड़ी समस्या थी। साइकिल जिनका कुंभ है, साधु संत, उनके टेंट में रख दी। पैदल चलना पड़ता था, सुनने में आ रहा था बहुत पैदल हाँ। चलना। 22 सेक्टर और 24 सेक्टर कुछ बनाए गए थे, और एक सेक्टर बोला जाए तो 1 वार्ड के बराबर होगा, तो वो सेक्टरों को मिला लो तो एक विधानसभा बन गई। उतने बड़े में कुंभ मेला लगा था। साधु संतों से भी मुलाकात हुई? बिल्कुल। कौन कौन से बड़े साधुओं से मुलाकात? बड़े साधुओं से तो अपनी मुलाकात होना संभव है, क्योंकि वो बड़े साधु पहले ही बड़े लोग के होते हैं, अपने नहीं होते।
यानी साधुओं में भी अलग अलग साधु हैं, बिल्कुल। बड़े लोगों के साधु अलग, गरीबों के साधु गरीबों के अलग। यानी ये एक व्यवस्था जिसपे कि एक युवा हो तुम तो निश्चित तौर पर इस विचार को भी समझने की जरूरत है। अब आते हैं हम महाकुंभ में हुई भगदड़ पे। हाँ। उस दौरान क्या मंजर था? मंजर ऐसा था कि कई परिवार आपस में बिछड़ गए, कई लोग देखते देखते गंगा जी में बह गए, कई वहाँ बैठे बैठे सोए हैं, लेटे हैं, विश्राम कर रहे हैं गंगा किनारे, उनके ऊपर उनको रौंदते हुए लोग निकल गए। ऐसा कुछ जिस तरीके से मौत के आंकड़े दिए गए हैं कि बहुत कम बताए जा रहे हैं। मौत के आंकड़े कितने आपको पता है? देश को मेरे हिसाब से 30, 40, 50, पर लगभग इतना बड़ा कुंभ मेला हुआ है तो उसमें 30, 40, 50 का अनुमान तो कुंभ का बोल रहे हैं। एक्सीडेंटल मौत अलग है और कुंभ मेले की मौत अलग है। लगभग देखा जाए तो 3000 से 5000 मौतें हुई। यानी भगदड़ के दौरान कि इसके बाद? भगदड़ के दौरान भगदड़ एक जगह बस नहीं चली है, नैनी पुल, पीपा पुल। अच्छा, ये पीपा पुल वगैरह पे जिस तरीके से वीआईपी मूवमेंट की भी बात सामने आई, हाँ, आपने देखा कुछ हाँ, इस हाँ, तरीके की स्थितियां थी बिल्कुल। कि वीआईपी के कारण लोग परेशान हो रहे थे? बिल्कुल थे, क्योंकि जो पीपा पुल था, अगर 18 पीपा पुल बने हैं तो 10 का इस्तेमाल तो खाली वीआईपीओ के लिए हो रहा है और 8 का आम जनता के लिए। जब आप वहां पे थे तो गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचे थे। हमारे सामने गृह मंत्री भी पहुंचे, नितिन गडकरी जी भी पहुंचे, कैलाश विजयवर्गीय जी भी पहुंचे, लेकिन उनकी कार के सामने कोई नहीं आ सकता, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। बिल्कुल तट तक उनकी कार पहुंची, उन्होंने स्नान किया, सब किया होगा। और हम जो साइकिल से गए, हमें पुलिस वाले रोक रहे हैं सामने, देखने के बाद भी कि इतना लंबा सफ़र तय करके आ रहा है, हमारी वहाँ कोई वैल्यू नहीं रही, हम सनातनी नहीं उनकी नज़र में। यानी ये एक स्थिति सामने आपने देखी कि वीआईपी का एक अलग सी व्यवस्था है, आम नागरिक की एक अलग, गरीब की अलग, कहीं ना कहीं मन कचोटता रहा। बिल्कुल। पुलिस की जो भूमिकाएं थी उस पर कुछ आपको लगा कि पुलिस का एक व्यवहार कैसा था? पुलिस का व्यवहार एक ऐसा था कि अगर अपन पुलिस से रास्ता भी पूछ रहे हैं तो वो गलत, मतलब उनको बताना तो है पर वो गलत बता देंगे। इंसान भटकता रहे, हमको मतलब नहीं है, हम तो अपना कुर्सी डाल के बैठे हैं, चाय पियेंगे आराम से, 4 पुलिस वाले और इकट्ठे होकर बातें करेंगे, मंत्री की गाड़ी आएगी, हम गेट पे खड़े हो जाएंगे, बैरिकेड लगा लेंगे, दूसरे व्यक्ति वहाँ से न जा पाए। और अगर कोई भटक रहा, पूछ रहा, सर ये रास्ता कहाँ पे है, तो है यहाँ पे पूरब में, बताएंगे पश्चिम। भटकते रहो आप, उनको क्या करना है, उनको तो सरकारी वेतन मिल ही रहा है ना। ये मेला जो है एक बाजार में तब्दील हो गया और वहाँ पे जिस तरीके से आम ज़रूरतों के सामान की कीमतों के बारे में भी बताया जा रहा है कि बहुत महंगी थी। हाँ, तो आपने भी देखा होगा, क्या लगा, क्या महंगा था? वहाँ हर चीज़ जो प्रिंटेड में 5 रुपए के चिप्स का पैकेट भी है, वो वहाँ 10 रुपए का मिल रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि 5 की चीज़ 10 की मिल रही है, 10 की चीज़ 20 की। बिस्लरी की प्रिंटेड पानी की बोतल 20 की जगह वहाँ पर 35-35 रुपए तक की बिकी। यानी व्यापार पूरा अपने व्यापार। तरीके से था, जी, धर्म अलग था, व्यापार अलग था। कुंभ की जो पूरी व्यवस्थाएं थी वो एक कारपोरेट कल्चर में बदल गई थी, जी, ऐसा लग रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आम जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वीआईपी लोगों को पूरा मौका मिल रहा है, वो अपने संगम तट तक जाएं, जाएं। गंगा जी का पूजन अर्चन करें, डुबकी लगाएं। आम लोगों के लिए डुबकी लगाना उतना आसान नहीं। जितना पैसा उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने कमाया है वहाँ पे, उनकी 7 पीढ़ी भी अब वो पैसा नहीं कमा पाई। वहाँ एक इतनी सी दातुन 20 रुपए की पन्नी बोरी कि आपको सोना है तो आप कहीं पर भी पन्नी हमसे लो 20 रुपए की, बिछा सो जाओ। वीआईपी को अलग व्यवस्थाएं मिलती हों और आम श्रद्धालु को धक्के खाना पड़ते हों तो बहुत मन कचोटता है। पारस यहाँ से प्रयागराज तक साइकिल से गए थे। साइकिल यात्रा अपनी तरह से एक बड़ा
जोखिम भी है और एक बड़ा साहसिक कदम भी है। देश के हर कोने से वहां पर लोग थे, बिल्कुल उनसे भी मिलने का मौका मिला होगा। बिल्कुल। क्या अनुभव रहा? कहना चाहिए सब समान है, सबकी एक ही बात है कि इतनी दूर से आने से कोई फ़ायदा नहीं मिला। माँ के दर्शन तक नहीं, सब सोचते हैं हमारी माँ है गंगा मैया, किसी को दर्शन ढंग से नहीं, वहां पे संगम तट तक पहुंचने की कोई स्थिति- नहीं, किसी की स्थिति नहीं बन पाई। पहले उन्होंने साधु संतों को पैसा दे के बुलाया भीड़ दिखाने के लिए, साधु संतों को उनको एसी कार सब दी जा रही है। हम भी हिंदुस्तान के सनातनी हिंदू हैं, हमें स्नान करना है, हमें पर्व का आनंद लेना है, उनके लिए कुछ भी नहीं, उनके लिए केवल धक्का मुक्की भीड़ और धक्का। सिर्फ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जगह जगह विज्ञापन लगाए थे कि आपकी सेवा में है और सब कुछ आपके लिए। जगह जगह शिकायत केंद्र भी बनाए गए थे, तो शिकायत केंद्रों में भी लोग पहुंचते होंगे। मेरा तो देखने के बाद, क्योंकि लोग वहाँ पर कुंभ में सेल्फी और फोटो लेने गए थे और मैं वहाँ ये सुविधाएं असुविधाएं ये देखने गया। मैंने वहाँ ये देखा कि एक केंद्र बनाया गया है, खोया पाया केंद्र, जिसमें कोई भी गुमशुदा हो जाए तो अपन जाके उसकी रिपोर्ट लिखा सकते हैं। अभी उसका आंकड़ा बस अभी आ जाए बस एक बार, तो आपको पता चलेगा कितने लोग घूमे और सरकार ने कितनों को उनके परिवार वालों से मिलाया। खोया पाया विभाग में आप गए होंगे तो लोगों से क्या, उनके जिस तरीके से वहाँ पे शिकायत करने जा रहे थे, तो वहाँ जो मौजूद अधिकारी हैं उनके व्यवहार कैसे थे? बिल्कुल जैसे एक सरकारी विभाग वाले के होते हैं कि इतनी आसानी से तो नहीं, इतने लोगों के बीच में आम जनता की पुकार हो रही है, वो बोल रहे हैं कि हमारा बेटा नहीं मिल रहा, वो वाले डिपार्टमेंट में जाओ, उस सेक्टर में कंप्लेन लिखवाओ, उधर घूमे, यहाँ से घूम के जाओ, 18 नंबर पुल से जाओ, जिस सेक्टर में घूमे उस सेक्टर में लिखाओ, ऐसा सीन था। अच्छा, ये भगदड़ के बाद एम्बुलेंस सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं, ये कितनी जल्दी उपलब्ध हो पाई होंगी? वहाँ हालांकि आयुर्वेदिक केंद्र बनाए गए, चिकित्सालय बनाए गए, लेकिन जब एक छोटी सी बाइक वहाँ से नहीं निकल पा रही, एम्बुलेंस को कैसे निकाला होगा, पहुँचाया ही कैसे होगा? वो एम्बुलेंस हमारे और आपके लिए नहीं थी, वो एम्बुलेंस उन बड़े लोगों के लिए थी जिनको कुछ हो जाए, अगर वो भीड़ के भगदड़ में फंस जाए, उनके लिए वो एम्बुलेंस थी। खाली वो एम्बुलेंस ही वहाँ आने में 2 बजे, रात से 4 बज गए। तो जो जिंदा आखिरी सांस भी ले रहा होगा तो उसने बोला एक काम करें, गंगा मैया में शामिल ही हो जाए। तुम सनातन की शक्ति के साथ आगे बढ़े थे और वहाँ जाके एक और सनातन आपको देखने मिला। हाँ, वो पूंजीपतियों का सनातन था, वो बड़े बड़े ओहदेदार मंत्रियों का सनातन था, और गरीब का सनातन इस तरीके से धक्के में था। मन कचूटता होगा। बिल्कुल। और रही बात, तो आपने और हमने और पूरे देश ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार, जो अभी प्रेजेंट में पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से प्रचार किया प्लास्टिक बैन महाकुंभ। आपने प्रचार ही तो प्लास्टिक के उसमें किया, फ्लैक्स में, तो कैसे प्लास्टिक बैन महाकुंभ हो सकता है? सोचने की बात है। और वही प्लास्टिक का जो फ्लैक्स है, इंसान उसी को फाड़ के उसी को बिछा रहा है और जब सो के उठ रहा है तो वही गंगा जी में मिल जा रहा है। अच्छा, इतने लोग आते जाते हैं, इतने करोड़ों लोग पहुंचे हैं, तो करोड़ों लोगों की व्यवस्थाओं में जिस तरीके से दैनिक दिनचर्या का जो एक कचरा है, गंदगी है, उसके निस्तार की व्यवस्थाएं क्या थी? निस्तार की व्यवस्था, निस्तार के लिए तो उन्होंने वहाँ पर टेम्प्ररी बनाए थे टॉयलेट्स वगैरह, बट उनका जो पूरा वेस्ट मटेरियल था वो अनकंडीशनली कहना चाहिए गंगा जी में ही जा रहा है। सब कुछ मलमूत्र जो भी था गंगा में मिल गया, दर्शन करने आए वो भी गंगा में मिल गए, सब गंगा में मिलते गए, तो कुछ भी नहीं। यानी जैसा कि साधु संतों का कहना है कि आयोजन बहुत सफल रहा, आपकी नज़र में क्या है? सफल रहा ना, लोगों को बस मोबाइल में देखने मिल रहा है, रील्स बना रहे थे रील्स लोग। बना रहे हैं, अकाउंट में रीच आ रही है, मतलब कि ड्रोन की वीडियो बना रहे हैं। आप वहाँ पे लाइटिंग दिखा रहे हो, लेकिन आने जाने का जो रास्ता है, वे ऑफ महाकुंभ यानी हाईवेज में लाइट नहीं है, उधर ही तो एक्सीडेंट हो रहे हैं।
एक हाईवे है नेशनल हाईवे 30 जो अपने जबलपुर से होती हुई जब प्रयागराज जाता है। वो हाईवे सितारगंज से शुरू होता है उत्तराखंड और ख़त्म होता है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, जिसकी लगभग लंबाई होगी 2000 किलोमीटर। उस हाईवे में कितने टोल होंगे? सरकार का जो कुंभ का बजट और हाईवे का बजट है ना, वो खाली नेशनल हाईवे 30 से ही कवर हो गया होगा। मैं आप नहीं कहते, मैं कौन होता हूँ कहने वाला, देखने वाले देश है कि वहाँ जो कार का काफिला पहुँचा तो उसी कार के काफिले ने वहाँ हाहाकार मचा दिया। जितनी एक इंसानों की गिनती होती है 1 लाख 2 लाख, उससे ज़्यादा वहाँ पे कार थी। इंसान ने टोल इतना पैसा दिया होगा, लेकिन हाईवेज में लाइट नहीं। अब वहाँ पर कुंभ में लाइट शो चला रहे हैं। राम मंदिर जब आपका असली में बना हुआ है, आपने इतनी मेहनत करके बनवाया है, तो कुंभ में उसको दर्शाने का मतलब क्या है? आम जनता को वहाँ जाने नहीं दे रहे। मीडिया कार्ड है तो पूरी फुटेज बना रहे हैं, और हमें दर्शन करना है तो हमें बाबा का चिमटा खाएंगे। जो बाबा अपने आप को नागा साधु बोलते हैं, अब मेरी ये बात शायद कई लोगों को बुरी लगेगी, पर मैं कह देता हूँ, जो नागा साधु रहते हैं उनको मुद्रा की क्या आवश्यकता है? आप नागा साधु हो, आप मोह माया त्याग चुके हो, आप बिना पैसे लिए किसी से बात नहीं करते हो। हमने भी उनके पास कई उसमें गए जो आश्रम टाइप के बनाए थे, तो अंदर जाने नहीं दिया। पहले तो भाई हिंदुस्तानी हूँ ना, 20 का नोट दिया, अंदर जाने मिल गया। और बाबा जी भी बात नहीं कर रहे थे, उनको भी एक 20 का नोट दिया, फिर उन्होंने पूरी कहानी सुनाने लगे। और देख रहा हूँ तो वो खुद अपना मोबाइल निकाल रहा है, सैमसंग S28 अल्ट्रा, मार्केट वैल्यू 50,000। हमारे पास नहीं है, बाबा जी के पास है। मैं भी सोच रहा था कि अब मैं भी बाबा लाइन में जाऊँ, कुछ नहीं तो कम से कम मोबाइल तो अच्छा चलाएंगे। एजुकेशन की वैल्यू ही नहीं है। एजुकेशन की वैल्यू नहीं है, ये तुम्हारा दर्द निश्चित तौर पर इस देश के करोड़ों युवाओं का दर्द है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं, हम जिस तरीके से भारत की सरकार से अपेक्षाएं करते हैं, अगर जैसा कि तुमने कहा कि वहाँ पे बड़े बड़े बैनर लगे थे, प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ, और वो बैनर भी प्लास्टिक के फ्लैक्स पे लिखे गए थे। सरकार को सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, इस बीच तुमसे बहुत सारी चर्चाएं होना चाहिए। निश्चित है कि एक इतनी लंबी यात्रा के बाद बहुत सारा है, देश के हर हिस्से के लोग वहाँ पहुँचे, दक्षिण से, उत्तर से, पूर्व से, मध्य से, हर तरफ के लोग, चारों दिशाओं के लोग वहाँ थे, और विदेशों से भी मेहमान आए थे। विदेशों का मैं आपको बता रहा हूँ, भारत एक ऐसा देश है जहाँ आज की तारीख में हर विदेशी आना पसंद करता है, और वो भारत को एक टूरिस्ट प्लेस मानता है। वो सिर्फ घूमने आते हैं, लेकिन यही विदेशियों को जब पता चलेगा कि हम आगरा का ताजमहल देख रहे हैं और जस्ट 300 किलोमीटर की दूरी पर एक महाकुंभ का मेला लगा है, एक काम करते हैं ना, चलो वहाँ पे भी चल के घूमते हैं। और वही विदेशी जब कुंभ मेला में घूमने आ रहे हैं, तो टूरिस्टर हैं, आप उनको हाईलाइट कर रहे हो, आप उनको अपना कवर पेज बना रहे हो। विदेशियों ने भी कुंभ मेला का आनंद लिया, और स्वदेशी का क्या, घर की मुर्गी दाल बराबर। बहुत से सवाल हैं महाकुंभ को लेके, लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ी है कि ये देश और इस देश की संस्कृति, खासकर सनातन, उनसे नहीं टिका है जो लोग वहाँ पे ओहदेदार और रसूखदार हैं। इस देश में सनातन जो है एक गरीब के चूल्हे, गरीब के घर, गरीब की आस्था से जुड़ा है। वो गरीब जो शिवरी की तरह से है, जो अपने जूठे बेर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को खिलाती है, और बड़े ही आस्था के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उसके जूठे बेर सेवन कर लेते हैं। सनातन संस्कृति इस देश के हजारों हजार करोड़ों युवाओं, करोड़ों घरों से होके वहाँ पहुँचती है। संगम तट पर जो कुछ हुआ, उसके पीछे दोषी कौन है, इसकी पड़ताल होना जरूरी है। पारस सप्रे जैसे युवाओं के द्वारा जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सवालों के सही सही जवाब भी जरूरी हैं। भगदड़ में कितनी मौतें हुई हैं, इसके भी आंकड़े सही सही आना चाहिए। खोया पाया विभाग में कितनी शिकायतें दर्ज हुई हैं, कौन किसके परिजन से बिछुड़ गया है, उसकी आवाज़ भी वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन पारस, तुमने जिस तरीके से
एक लंबी यात्रा की है 820 किलोमीटर आने जाने की। उसके लिए हम नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ की ओर से तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं भी देते हैं। आगे भी अपनी साहस और हौसले के साथ इस देश की युवा और उस सनातनी की भावनाओं के साथ आगे बढ़ना जो देश में धर्म के नाम पे होने वाले पाखंडों को दूर करती है। जैसे अपन बोल रहे हैं तो इतने लोग जब वहाँ पर मर रहे हैं, भगदड़ मच रही है, तो मैं सनातनी हूँ। मैं सनातन का प्रचार दूसरे तरीके से करना आता है, उसके लिए मुझे प्लास्टिक के फ्लैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबको गंगा मैया का एक बूंद जल बस चाहिए था ना। तो मैं गया, मेरी यात्रा थी मौनी अमावस्या के दिन, यानी दूसरे अमृत स्नान के दिन, जब वहाँ इतनी भगदड़ मच रही है, देखने का नज़ारा मतलब अकल्पनीय है। तब मैं वहाँ से जल लेके आया और उस जल को तृतीय अमृत स्नान के दिन, बसंत पंचमी के खास दिन, मंत्रोच्चारण के साथ माँ नर्मदा में मैंने उसको अर्पण किया। मेरा मानना ये है कि जो लोग असहाय हैं, असमर्थ हैं, वो भी सनातनी हैं और दिखावे वाले नहीं, तो वो नर्मदा मैया में भी डुबकी लगा के गंगा मैया का आशीर्वाद ले सकते हैं। और ये जहाँ तक हमारी माँ नर्मदा जाती है, जहाँ तक उनकी धरा है, नरसिंहपुर, इटारसी से लेके जितनी लंबी हमारी माँ नर्मदा है, वो हर शहर में, हर युवक, हर व्यक्ति के लिए वो जल उनके लिए मिलके चले। वैसे तो दोस्तों कहते हैं कि गंगा दशहरा या गंगा सप्तमी के मौके पर नर्मदा से मिलने गंगा माँ खुद आती है। और पारस ने भी वो काम किया कि शुभ मुहूर्त का अमृत जल ला के नर्मदा में मिलाया है, और नर्मदा की धार में अब वह अमृत जल माँ गंगा का करोड़ों करोड़ लोगों को वही पुण्य देगा। ये मुझे अपेक्षा भी है और ऐसी हम सबकी कामना भी है कि माँ नर्मदा, माँ गंगा हम सब के जीवन में एक शुद्ध और पवित्र भावनाओं के साथ भारत के भविष्य को तय करेंगी। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर पारस बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद सर।